गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी अच्छे से हम स्टडी कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे वातावरण में होंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्वस्थ होना और आप एक अच्छे वातावरण में हो, एक शांत जगह पे हो, ठीक है, जहाँ पढ़ाई का माहौल हो। ऐसी जगह चुने हमने लिए ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि पढ़ना तो है ही। ठीक है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा समाजशास्त्र विषय को लेकर है और हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है। मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम वर्तमान में इस विषय को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि समाजशास्त्र वास्तव में है क्या। हम डायरेक्ट उन फैक्ट में घुसना नहीं चाहते। जैसे कि हमने ये नहीं पढ़ा है कि समाजशास्त्र की अवस्थाएँ थी, 3 अवस्थाएँ थी। जो प्रथम अवस्था थी वो प्लेटो के काल की थी। दूसरी अवस्था जब सामने आई तो वो 13वीं शताब्दी के बाद की थी और उसके बाद जो सामने आई वो 14वीं शताब्दी के बाद में से 1850 तक हमने इसका तो अध्ययन किया था हमने क्रांतियों को लेकर, ठीक है। लेकिन हमने उसका, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब हम समाजशास्त्र के भीतर घुस जाएँगे, एक बार इस स्ट्रक्चर को हम समझ लेंगे, तो उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आने लगेगी। मैं अभी आपको प्लेटो की बात, अरस्तू की बात, ठीक है, और उसका शिष्य एक और था सिसरो, उसकी बात, उनकी बुकें लिखाने लग जाऊँ तो लिखवाने से होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। आपको रटना ही पड़ेंगी वो चीज़ें। इसलिए मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फैक्ट में घुस नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जब नगर राज्य आएँगे, जब समाज आएगा, जब धर्म आएगा, जब नगर राज्य होंगे, उनकी स्थिति का अध्ययन करना होगा। वर्तमान को लेकर और उस काल को लेकर हमें परिवर्तन किस प्रकार वो समझना होगा, तब उन लोगों को हम लेके आएँगे। अब प्लेटो ने जो बुक लिखी है वो द रिपब्लिक लिखी है, तो रिपब्लिक जनता के बारे में लिखी है, नगर राज्य को लेकर लिखी है, तो उसकी स्थिति का अध्ययन हम उस वक़्त करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान चीज़ें हो जाएँगी। और हम अभी क्यों अपने नोट्स में फालतू में भीड़ इकट्ठी करें? जहाँ पे जिसका टाइम आएगा हम वहाँ पे उसकी स्थिति का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। जैसे जीएस घुरिया हो गया, 1952 में जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी बनी थी, तो उन उनके ही मतलब उनका ही बहुत योगदान था उसमें, तो हमने वो चीज़ उनका नाम नहीं लिखा था, क्योंकि जीएस कुरिया का जब हम अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें वापस निकल के आ जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो समाजशास्त्र की परिभाषा और उसके अर्थ को लेकर है, ठीक है। तो आप एक टॉपिक डाल लीजिए सबसे पहले तो, समाजशास्त्र क्या परिभाषा, समाज शास्त्र की परिभाषा और अर्थ, परिभाषा और अर्थ। तो बेसिक हमें पहले समझना है कि समाजशास्त्र वास्तव में है क्या, किसका अध्ययन करता है, और काफ़ी सरल तरीके से। उसके बाद हम भीड़ को भी इकट्ठा करेंगे ना तो चीज़ें हमें समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए मैं बस बेसिक पर ध्यान दे रहा हूँ। बाकी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम काफ़ी डीप में चले जाएंगे और सब कुछ हम पढ़ लेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा, ठीक है। समाजशास्त्र, उसका अर्थ एवं उसकी परिभाषा, आज जो टॉपिक है हमारा, इसको चर्चा करेंगे। हमने समाजशास्त्र का उद्भव देखा, भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ हमने वो भी देखा, हमने इसकी प्रकृति कैसी है वो भी देखी, हमने परिप्रेक्ष्य भी देखा, ठीक है, और हमने सामाजिक विज्ञान के रूप में इसको सामने ला के भी रख दिया था। हमने प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से अलग किया। हमने क्या ये भविष्यवाणी कर सकती है क्या समाजशास्त्र, और क्या विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है क्या, हमने इसके बीच का अंतर भी देखा। ये सब हमने देख लिया। आज जो परिभाषा को लेकर चर्चा करनी है, तो परिभाषा देखिए, बहुत सारे लोगों ने समाजशास्त्र की डेफिनेशन दी है, बहुत सारे लोगों ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। नवीन विषय है, अध्ययन करना काफ़ी कठिन है, ये आपको भी पता है, मैंने समझा भी दिया था इसको। तो एक विद्वान था जिसका नाम था, लिखना भी कुछ नहीं है, अभी समझना है, लिखवा मैं दूंगा। एक विद्वान था जिसका नाम था किंग्सले डेविड।
किंग्सले डेविड ने कहा कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, मानव शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इसने मानव शास्त्र को लेकर बात की है, समाज का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। कितनी सरल तरीके से इसने बात की कि समाज का अध्ययन करता है। एक समाजशास्त्र विषय समाज का ही अध्ययन करेगा। ठीक है, इसने कहा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक विद्वान और आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र तो समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र। और उनका जो नाम था वो था ओडम। ओडम कहते हैं कि समाज का अध्ययन करता है। अब दोनों तो सेम चेंज क्या किया, देखो, इन्होंने कहा कि मानव शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मानव शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ठीक, इन्होंने ये कहा। इन्होंने कहा कि नहीं, समाज शास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र वो विज्ञान है। तो आप डायरेक्ट कहिए समाज शास्त्र विज्ञान है, आपको पता है, तो विज्ञान लिखने की आवश्यकता है नहीं। आप ओडम के लिए बस यूज करना है कि ओडम ने कहा कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन। इन दोनों ने सेम ही कहा है, मतलब इन दोनों ने जो चर्चा की वो सेम की है, उनमें कोई ज्यादा अलग नहीं है। इन्होंने समाज के अध्ययन को लेकर ही बात की। ठीक है, हम सब डेफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सारे लोग वापस आएंगे, ये विद्वान वापस आएंगे घूमते फिरते। ठीक है, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहे हैं। लिखना नहीं है, अभी समझना, लिखवाऊंगा मैं, लेकिन हम उन्हीं को समझेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस क्लास परिभाषा को लेकर। बाकी सारे लोग वापस घूमते आएंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो दो विद्वान सामने फिर आएंगे। देखो, एक तो है मैकाइवर और पेज, और एक जो सामने आएगा वो है जॉनसन और मैकाइवर। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इन दोनों ने थोड़ा आगे बढ़े, ये आगे बढ़ के इन्होंने किया कि समाजशास्त्र समाज का तो अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। समझ रहे हो, समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, मतलब इन्होंने क्रमबद्ध का शब्द का यूज किया। तो समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। कैसे करता है, तो इन्होंने एक जाल के रूप में इस चीज को सामने रखा। जैसे देश, मान लो ये देश में रहने वाले लोग हैं, या परिवार है, समूह है, संस्थाएं हैं, जो भी। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है, ये परिवार है, क्या इनका संबंध सिर्फ एक ही व्यक्ति से हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए इस चीज को। क्या सिर्फ एक व्यक्ति से इनका संबंध होगा? क्या दूसरे व्यक्तियों से इनका संबंध नहीं हो सकता है क्या? तो ये जाल के रूप में हमारे सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आप इस चीज को समझिए। तो उनका जो कहने का अर्थ था वो यही था कि जो समाज है, समाज का जो क्रमबद्ध अध्ययन करता है, जो मैकाइवर ने इनको झाल कहा है, समाज शास्त्र के क्रम अध्ययन को झाल कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि संबंधों के इसी झाल को हम समाज कहते हैं। जो संबंध है ना, ये बन रहे हैं, इसी झाल को हम समाज कहते हैं। संबंध की बात की इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। ठीक है, और इन्होंने थोड़ा चेंज किया, और चेंज करके इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का समूह है। इन्होंने तो कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का, संबंधों का जाल है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का समूह है। बस ये दोनों चीज गई। तो ये दोनों जाल और समूह की बात करने लगे। ठीक है, ये थोड़ा आगे बढ़े, इन्होंने डेफिनेशन को बांध के रखा, इन्होंने उसको थोड़ा खोला इन्होंने थोड़ा। ठीक है, खोल कर इन्होंने क्या बताया, तो समूह
और जाल कहते हैं। संबंध के बारे में इन्होंने बात की। इनके बाद एक विद्वान और आए, वो थे गिलिन, गिलिन एंड गिलिन। अब ये जो लोग चर्चा कर रहे थे ना, ये विद्वान, ये इन्होंने समाज के अध्ययन की चर्चा की। जैसे कि किंग्सले डेविड ने कहा कि मानव शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, तो इन्होंने वहां पे विज्ञान जोड़ दिया कि विज्ञान समाज का अध्ययन, समाज शास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, मतलब समाज के अध्ययन की इन्होंने बात की। फिर आगे बढ़े तो इन्होंने सामाजिक संबंधों की बात की और उसके अध्ययन की बात की, और इन्होंने ये कह दिया कि सामाजिक संबंधों का जाल है समाजशास्त्र। इन्होंने कह दिया कि सामाजिक संबंधों का समूह है समाजशास्त्र। इन्होंने संबंध शब्द यूज किया था, संबंध इन्होंने समूह शब्द यूज किया था, ठीक है। और विज्ञान कह दिया इन्होंने स्पेशली तौर पर। इन्होंने कहा कि मैकाइवर फेज ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। इन्होंने विज्ञान कहा, इन्होंने जाल कहा, बात वही है। समूह, इन्होंने जो जाल जो यूज कर रहे हैं शब्द, वहां पे ये विज्ञान शब्द यूज कर रहे हैं, बात वही है। देखो समूह आ रहे हैं तो समूह कैसे बनेंगे, समूह जाल के रूप में तो सामने आएंगे हमारे, ऐसे ही तो बनेंगे। अब ये है तो ये समूह क्या एक व्यक्ति अपने आप में समूह हो सकता है क्या? बहुत सारे समूह होंगे तभी जाके तो एक विज्ञान के रूप में सामने आएंगी चीजें, ठीक है। तो इन्होंने ये चीजें कही। अब गिलिन एंड गिलिन की बात करें तो इन्होंने कुछ अलग कहा फिर इसको लेकर। गिलिन एंड गिलिन की हम बात करें तो इन्होंने कुछ अलग कहा। इन्होंने कहा कि दो व्यक्ति जब आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं ना, तो अंत क्रिया होती है उनके बीच में, वही समाजशास्त्र है, वही सामाजिक वास्तविक अध्ययन है। इन्होंने कहा कि जो दो व्यक्ति हैं, जब तक इनके मध्य क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, जब तक इनके मध्य क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, तब तक क्या सामाजिक समूह बनेंगे, क्या कोई परिवार बनेगा, क्या समाज बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लेके आए वो थे अंतक्रिया का, अंतक्रिया का। अब हम क्या अंतक्रिया जो भी कॉन्सेप्ट लेके इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो हम पहले जो डेफिनेशंस है वो लिख लेते हैं, जैसा मैं बोलता हूँ आपको वैसा का वैसा लिखना है, उसके बाद हम अंतक्रिया वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना शुरू कीजिए कि ये टॉपिक डालिए सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की परिभाषा एवं उसका अर्थ, वहां पे लिखना कि समाजशास्त्र में कई विद्वानों ने अपनी अपनी अपने तरीके से परिभाषाएं दी है, कई विद्वानों अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी है। तो देखो हमने ओडम लिखा था, तो सबसे पहले क्या लिखा था, किंग्सले डेविड लिखा था। तो लिखिए किंग्सले डेविड और ओडम, किंग्सले डेविड और ओडम ने, अब उन्होंने क्या क्या दी थी, मानव शास्त्र समाज, ओडम के आगे लिखना ने मानव शास्त्र समाज, फिर ऐसा लगाना चिन्ह बीच में, फिर मानव शास्त्र एवं समाज लगाया ऐसा चिन्ह, उसके बाद लिखना समाज का अध्ययन, समाज का अध्ययन तथा तथा फिर कौन आया, मैकाइवर, मैकाइवर एंड फेल्स, और मैकाइवर एंड फेल्स और जॉनसन ने, मैकाइवर एंड फेल्स एंड जॉनसन ने, और जॉनसन ने सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक संबंधों का जाल लिखना, फिर ऐसा चिन्ह लगाना, सामाजिक संबंधों का जाल ऐसा चिन्ह लगाना, उसके बाद लिखना सामाजिक संबंधों का जाल, समूहों का विज्ञान, ठीक है।
सामाजिक समूह, तो सामाजिक लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने पहले लिख दिया। सामाजिक संबंधों का जाल, समूहों का विज्ञान कहा है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। 2 लाइनों में हमने परिभाषा लिख ली और रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गई आपको। जाल कहा है, जो आपने लिखा वो कहा है, वहां तक लिखा। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ना। गिलिन एंड गिलिन ने समाजशास्त्र के व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र के व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से समझते हुए लिखना इन चीजों को, काफी ज्यादा खोल के लिखा रहा हूं। एक दूसरे के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाली अंतक्रियाओं का अध्ययन करना समाज कहलाता है। ठीक है, होने वाली, यह समाज कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सब चीजें यही सब्जेक्ट है, यही विषय है। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं अंतःक्रिया को लेकर कि अंतःक्रिया क्या है। अंतःक्रिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अंतःक्रिया, अब इसके लिए समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो हमने बनाया। इधर हम एक समूह रख देते हैं, परिवार मान लो आप। इधर भी एक समूह, परिवार या व्यक्ति मान लो। ठीक है, व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति। इधर भी एक व्यक्ति मान लेते हैं। जब तक ये दोनों आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तब तक समाज का विकास होगा क्या? नहीं होगा। समाज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अरस्तु ने कहा था कि यह जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु है या देवता है। समाज में रहने के लिए सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है। सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है। जो संबंध बनते हैं वो अंतःक्रिया से बनते हैं। अब संबंध कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, संबंध बहुत सारे हो सकते हैं। उस जो इन एक परिवार बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संबंध है ना, वो है सेक्सुअल रिलेशन। सेक्सुअल रिलेशन से संबंध बनाना, देखो, विवाह होगा तो परिवार होगा, संतान प्राप्त करना। ठीक है, तो उसके लिए भी इस रिलेशन की आवश्यकता है। एक परिवार का बढ़ना, उसके लिए ये आवश्यकता है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ना, ये बहुत मात्रा, भारत में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो उसका एक कारण ये तो है सेक्सुअल रिलेशन। ठीक है, तो समाज का निरंतर बढ़ना, वो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण संबंध है वो सेक्सुअल रिलेशन है। तो अंतःक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना, वो यही चीज है। इसी को लेकर हम सीखेंगे। तो हमें डायग्राम बनाना है। अब जो मैं बना रहा हूँ अंतःक्रिया को लेकर, वो डायग्राम आपको बनाना ऐसा वैसा जैसे मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको समझने में वो चीज़ आसानी हो जाए, बहुत आसान हो जाए। तो जैसा मैं डायग्राम बनाऊँ, आपको सेम टू सेम वैसा बनाना है। ठीक है, बनाते जाना साथ साथ में। क्रिया प्रतिक्रिया अब देखना, बनाते जाना और सुनना। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। जब ये दोनों होगी तो अंतःक्रिया बनेगी। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया, इन इसमें क्रिया, अगर ये क्रिया करेगा इसके प्रति, तो ये वापस इसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया करेगा तो वो अंतःक्रिया बन जाएगी। ठीक है, अपने आप में अंतःक्रिया हो जाएगी वो। तो क्रिया जो होगी वो तो होगा एक्शन।
इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो एक्शन, ये होगा रिएक्शन, रिएक्शन, और जो अंत्यक्रिया हो जाएगी वो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, ठीक है, अंत्यक्रिया हो जाएगी। इंग्लिश लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ये अपने इससे समझ आएंगे, लेकिन ये लिख दिया मैंने। अब देखो, हमें तो समझना है कि अंत्यक्रिया क्या होती है, हमारे तो डिटेल को उसको जानना है ना, अंत्यक्रिया क्या होती है, ये तो बच्चा भी बता देगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको खोलते हैं कि वास्तव में अंत्यक्रिया क्या होती है। देखो, अंत्यक्रिया प्लस उद्देश्य प्लस स्थायित्व, ये सब जब होंगे तब जाके सामाजिक अध्ययन बनेगा, ठीक है। वास्तविक समाज समाज तब बनेगा जब ये तीनों चीजें हमारे सामने आएगी। अंत्यक्रिया हमने देखा कि अंत्यक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया से निकल के आती है, लेकिन अंत्यक्रिया में उद्देश्य होना चाहिए, अंत्यक्रिया में उद्देश्य होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। इसीलिए हमने सेक्सुअल रिलेशन की बात की, क्योंकि उनमें स्थायित्व होता है, ठीक है। उनमें उद्देश्य होता है, संतान प्राप्ति का उद्देश्य हो गया, उसके बाद अपनी संतान को बड़ा करना, ठीक है, बड़ा करने के बाद उसका विवाह करवाना, तो काफ़ी सारे उद्देश्य होते हैं उसमें चीज़ों में। अब दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उस लड़ाई का ना तो कोई मतलब है ना कुछ, लड़ रहे हैं, घर पे जाते हैं सुबह आते हैं, लड़ते हैं, घर पे जाते हैं सुबह आते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? कोई मतलब तो है ही नहीं उस चीज़ों में। लड़ाई से कोई, ना तो उसमें कोई स्थायित्व रहा, ना कोई उद्देश्य है, बस लड़ाई कर रहे हैं। तो समाज का अध्ययन करने के लिए हमें उद्देश्य होना चाहिए, कोई कार्य, और उद्देश्य है तो वो कार्य भी होना चाहिए, तभी जाके वास्तव में समाज का अध्ययन होगा, ठीक है। तो अंत्यक्रिया होगी, उद्देश्य होगा, स्थायित्व होगा, हमें इन तीन शब्दों से मतलब है। ये होगा तब सामाजिक अध्ययन होगा, वास्तविक सामाजिक अध्ययन तब होगा, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। तो अब क्या समझा हमने डेफिनेशन से कि समाज का अध्ययन करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, स्थायित्व होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, अंत्यक्रिया होनी चाहिए। हमने देखा, हमने 5 विद्वानों की डेफिनेशन देखी, ज्यादा हमें नहीं लिखनी, वो 5 बहुत है, क्योंकि हमने बहुत सारी लिख ली यहाँ तक। मतलब समाज का जो हमने परिप्रेक्ष्य देखा, प्रकृति देखी, ठीक है। अब मैं चाहता तो आपको सबसे पहले वो डेफिनेशन लिखा था, उसके बाद मैं स्टार्ट करता, लेकिन मैं एक दो लिख पाते जा रहा हूँ। जब हम एंड में आएंगे, जब हम खत्म करेंगे, तो कम से कम 20-25 डेफिनेशन हम लिख चुके होंगे, ठीक है। तो उन डेफिनेशन के बाहर से डेफिनेशन नहीं आएगी, मुझे पता है, और आ भी जाएगी तो एक छोटी मोटी गाइड तो आपको लानी पड़ेगी फैक्ट को समझने के लिए। लेकिन थ्योरी में हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, थ्योरी में हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 100% में से 60 से 70% क्वेश्चन थ्योरी से उठाते हैं, 30% क्वेश्चन फैक्ट से उठते हैं। तो फैक्ट से उठने के लिए आपको गाइड की आवश्यकता होगी, लेकिन 60% आपका कवर इस थ्योरी से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज हमने जो पढ़ा, समाजशास्त्र का अर्थ और उसकी डेफिनेशन हमने देखी। इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि इतना सब पढ़ने के बाद हमारे सामने एक चीज आई कि क्या अब हम क्या कह सकते हैं, बताओ, सामाजिक अध्ययन को। ये सब तो हम डेफिनेशन में पढ़ा, लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद क्या सामाजिक अध्ययन विषय को हम विशिष्ट विज्ञान कह सकते हैं, या फिर एक सोशल साइंस कहेंगे, ठीक है, जनरल साइंस कहेंगे, या विशिष्ट विज्ञान कहेंगे? तो हम जनरल साइंस कहेंगे, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन उठ के सामने आता है, क्या सामाजिक विज्ञान को भविष्यवाणी कर सकता है क्या? सटीक भविष्यवाणी सामाजिक विज्ञान कर सकता है क्या? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान तो कर सकता है। तो हमारे सामने हमें मतलब दिमाग में चीजें होनी चाहिए कि मानव का जो परिप्रेक्ष्य होता है और एक वैज्ञानिक जो परिप्रेक्ष्य होता है, तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भविष्यवाणी कर सकता है, और आपको पता है कि ज्यादातर विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़ी हुई है,
लेकिन सामाजिक जो विज्ञान है वो मानवों से जुड़ी हुई है, तो मानवों की भविष्यवाणी करना आसान काम नहीं, वो जटिल प्रक्रिया है। दूसरी बात, समाज शास्त्र का अध्ययन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्र में इसका अध्ययन हो रहा है कि भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जो विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञान, तो वो भविष्यवाणी कर सकती है, लेकिन समाज शास्त्र भी कर सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हमें मना ही कर देना चाहिए कि भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हमने यहाँ ये भविष्यवाणी में हमने ये देखा। और हमारे हाँ, एक चीज और है इसमें कि सोशल ऑर्डर, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। सोशल ऑर्डर, इसको कहते हैं हम व्यवस्थाओं की विज्ञान, ठीक है। व्यवस्थाएं, व्यवस्थाओं की विज्ञान, व्यवस्थाओं की विज्ञान कह सकते हैं हम सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन आ जाए, बन जाए कि व्यवस्थाओं की विज्ञान किसे कहा जाता है, भौतिक शास्त्र आ जाए, ठीक है, नागरिक शास्त्र आ जाए, अलग अलग सब्जेक्ट हमारे सामने लिखते हैं और समाज शास्त्र ऑप्शन में हो, तो हमें समाज शास्त्र को राइट करना है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें काफ़ी सारी विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है, और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं होती है। देखो, सामाजिक जो संस्थाएं होती है ना, परिवार, शिक्षण संस्थान, ठीक है, शिक्षण संस्थान हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गई, रीतियाँ हो गई, प्रचलन हो गए, ये सारी चीज़ें जो एक समाज में महत्वपूर्ण अपना अंग रखती है, अपना हिस्सा रखती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप कभी भी देखना, जो भी अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने अच्छे तरीके से उसका देह संस्कार किया जाता है, वो सारी आवश्यकताओं को रीतियों से निभाया जाता है। किसी का विवाह विवाह किया जाता है तो कितने मतलब अच्छे प्रकार से उसका विवाह करवाया जाता है, कितनी सारी चीज़ें जोड़ी जाती है उनमें, मतलब कि ध्यान रखा जाता है कि कोई गलत कार्य ना हो जाए। तो वो व्यवस्था ही तो है जो हमें बांध के रखती है। इसलिए समाज को व्यवस्थाओं का विज्ञान कहते हैं। अब व्यवस्था ही नहीं होगी, आप कभी खाना में जिमने गए होंगे, कहीं पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि अगर व्यवस्थाएं बिगड़ गई तो वहां पे फिर हालत देखिए क्या हो जाए। तो व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए भी समाज शास्त्र की बहुत आवश्यकता है, मतलब इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, समाज का अध्ययन। तभी तो रीति रिवाज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सोशल ऑर्डर कहते हैं इसको, व्यवस्थाओं का विज्ञान हम कह सकते हैं समाज शास्त्र को। आज की क्लास में इतना ही, परिभाषा हमने कंप्लीट कर ली। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक और हैं, हम उनको पढ़ लेंगे और फिर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।